हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कल हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं इसका, यहाँ तक इतना। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फिर इनके क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं सभी को। सबसे पहले सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं हमारी? सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अगर जो हम बात करें वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? 2 होता है, 4, 6 होती है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10 10 कर कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक चली जाती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं? सम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ऐसे ही विषम संख्याएं हमारी क्या है भैया? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, सॉरी 2 नहीं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, फिर एक गलत लिख गई, 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे करके एक छोड़कर एक लिखने के बाद जो हमें मिल रहे हैं वो क्या है? विषम संख्याएं। ये कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी। ये हो गई हमारी सम और विषम संख्याएं। तो सम क्या होती हैं? जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, या हम कह सकते हैं वह संख्या जिनको हम दो से काट नहीं सकते हैं वो विषम संख्याएं, और जिनको हम दो से काट देंगे वो हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इसी में आगे हम क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं। अब थोड़ा भाज्य पर ध्यान देना। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याओं की अगर जो हम बात करें तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी? वे एक से बड़ी, इससे एक से बड़ी संख्याओं पर हम देखते हैं। तो एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो, या हम कह सकते हैं संख्याएं जिनके भाज्य संख्याएं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। बात समझ में आई भैया? क्या कहेंगे उन्हें हम? उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। इतना समझ में आ गया? अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। एक से बड़ी तो भाज्य संख्या कौन सी? जिनके कितने? 3 या 3 से अधिक गुणनखंड। तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड वाले दो एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 10। तो 10 कितनी संख्याओं से कट सकता है? गुणनखंड का मतलब क्या है? जिनसे कट सके, कट जाए जिन संख्याओं से, वो उनके जिनसे कटेंगे वो उनके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो 10 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा, और 10 से कट जाएगा। बात समझ में आई? तो इसके गुणनखंड कितने निकल के आ रहे हैं? देखो 4 निकल के आ रहे हैं। क्या है? 3 या 3 से अधिक है, 3 या 3 से अधिक है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी संख्या हो जाएगी भाज्य। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए आपको। जैसे हमारे पास हो 18 देख लेते हैं। 18 1 से कटेगा, 18 2 से कटेगा, 18 3 से कटेगा,
18 6 से कटेगा, 18 9 से कटेगा और 18 18 से कटेगा। कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गए। कितने? 3 या 3 से अधिक हो गए। अब यहाँ पर ये क्या हो गए? ये भी हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसी प्रकार की हम संख्याएं लिखाएंगे तो 4, कौन सी? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 3 संख्याओं से कटेगी। 15, 16, 18, 20, डैश डैश, कहाँ तक? इसी प्रकार हम चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। अब इसमें देख लो, इसके भी 3 गुणनखंड होंगे, 1 2 और 4। इसके भी 3 गुणनखंड, 1 3 2 और 6 4 हो जाएंगे। इसके गुणनखंड कितने हैं? इसके गुणनखंड हैं 3, इसके गुणनखंड हैं 4, इसके गुणनखंड 4, इसके गुणनखंड 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया 3, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 5 और 10। कितने हो गए? 3। इसके गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। कितने बन गए? 1 2 3 4 6 12, 6 गुणनखंड हो गए। बात समझ में आई भैया? इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो कितने हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। तो ये हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये हमारी भाज्य कहलाएंगी। अगर जो हमसे कह दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह दें कि सबसे छोटी, अगर जो प्रश्न बना दें हमारा कि प्रश्न हो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आगे अगर जो हम बढ़े तो हमारी कौन सी आएगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे एक से बड़ी वे संख्याएं, क्या कहेंगे हम? एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। क्योंकि इधर देखो 8 9 10 किसमें आ गई? भाज्य में आ गई, तो अभाज्य नहीं होंगी। और फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये सब डैश डैश करके कहां तक? अनंत तक। ये क्या हो गई? हमारी अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आई? अगर जो हमसे कोई कह दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है सम अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है।
और सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो केवल और केवल एक है। अगर जो हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या कितनी है इनकी, एक है। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, एक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी कौन सी संख्या है, अगली हमारी संख्या है सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ केवल एक हो। वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उभयनिष्ठ इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। जिनका कॉमन या मासा हम कह सकते हैं कॉमन एक हो, केवल एक हो, केवल एक हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आई, क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्या हम कहेंगे तो इनके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखो क्या बनाना पड़ेगा। तो इनके लिए हमें जैसे 2 और 3 ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे। इनका उभयनिष्ठ क्या है, केवल और केवल उभयनिष्ठ इनका एक है। अगर जो हम देखें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1। तो इनका उभयनिष्ठ क्या मिल रहा हमें, एक मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम ले लें 11, 13। तो इनको अगर जो हम देखें तो क्या मिलेगा, 11 बराबर हो जाएगा 11 गुणे 1 और 13 बराबर हो जाएगा हमारा 13 गुणे 1। यहाँ उभयनिष्ठ क्या है, एक है। बात समझ में आई। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आ गई सभी को। अब इसी पर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी हमें क्या देखना है, सबसे छोटी हमें अभाज्य संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी हम क्या पढ़े हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पढ़े थे। तो कौन सी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कौन सी है बताइए भैया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये गलत हो जाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो गई, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या हो गई 2। बात समझ में आई सभी को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी, देखो वही क्वेश्चन आ गया, सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो सम अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है केवल एक। क्या होती है, केवल एक। और वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी 2। बात समझ में आई। सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 है हमारी। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है। तो 0 कौन सी संख्या है भैया, 0 हमारी कौन सी संख्या है। तो 0 हमारी सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। जो 2 से स्टार्ट होती हैं वो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई। अगर जो ऐसे हमसे पूछ लिया जाए, या तो हमसे ऐसे पूछ लिया जाता, इसमें देखो ये समझ लेते हैं अच्छे से, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। शून्य क्या होता है, शून्य को हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं क्योंकि ये पूर्णांक में भी होता है। और हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परिमेय भी इसे कह सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये कोई भी ऑप्शन है नहीं हमारे में। हमारे में ऑप्शन क्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और सम संख्या, ये सभी। तो कौन सी हो जाएगी,
सम संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई सभी को? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन है हमारा 4237 में 4 का अंकित मान और स्थानीय मान है। क्या है भैया? अंकित मान और स्थानीय मान हमें बताना है। तो अंकित मान और स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा? देखो 4 का अगर जो हम 4237 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। मतलब एक के बाद हमें कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो लगाने हैं। तो बराबर आ जाएगा 4000। तो 4000 तो सभी विकल्प में अंकित मान, और ये हो गया 4000। अब देखो सभी विकल्प में क्या है? 4 4, मतलब अंकित मान क्या होगा? 4 ही होगा। अंकित मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? ये हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी 4 और 4000। अंकित मान हो जाएगा 4 और स्थानीय मान हो जाएगा 4000। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादा अधिकतर। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 1715 into 0.271 इज। हमें क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बतानी है। हमें क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बतानी है। और कब बतानी है? डिफरेंस उनका, प्लेस वैल्यू के डिफरेंस। तो सबसे पहले हम 7 के स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो 7 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे 1,7,15.271। तो स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। तो स्थानीय मान क्या मिलेगा? सबसे पहले 7 का स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे कितने अंक हैं? 2। एक के बाद कितने जीरो लगाएंगे? या हम ऐसे भी दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा 7 पर है तो 100 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा हमारा कितना? 700। अब यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो उल्टा होता है थोड़ा सा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? बटे में कर देते हैं। पहले अंक पर 10 से भाग कराएंगे, दूसरे अंक पर 100 से कराएंगे। यहाँ पर हम कितने से भाग कराएंगे? 10 से। यहाँ पर 100 से। यहाँ पर 1000 से भाग कराएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 7/100। अब इनका डिफरेंस, इनका अंतर पूछा गया है। तो 700 माइनस 7/100 बराबर क्या आ जाएगा? ये 7000, 70,000 माइनस, अगर जो हम गुणा कराएंगे तो 70,000 माइनस 7 बटे कितना आ जाएगा? बटे 100 है। बटे 100। बात समझ में आई? बटे 100 हो गया। बराबर करा देंगे तो आ जाएगा 69,000 कितना आ जाएगा? भाग कराते पीछे से करते हैं। देखो पीछे से कैसे करेंगे? पीछे से करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 7 गया, 3 बचा। यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा। बात समझ में आई? कितने हो गए? 4 जीरो तक हो गए, 4 हो गए। यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर क्या बचेगा? 6 बचेगा बटे 100। अब यहाँ 10 बलो लगाएंगे, कितने जीरो हैं? 2 अंक के बाद। तो आ जाएगा हमारा 699.93। तो ये हमारा विकल्प है कोई? विकल्प नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा -7 का योगात्मक प्रतिलोम है। -7 का योगात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा गया। -7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? हम अगर जो योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो एकदम सिंपल सा है। जो मान धनात्मक में दिए गए हैं उनको ऋणात्मक बना देना है, जो ऋणात्मक में दिए गए हैं वो धनात्मक बना देने हमें। -7 दिया गया तो -7 का धनात्मक मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? -7 का धनात्मक मान 7 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इनके योगात्मक प्रतिलोम का अगर जो हम फार्मूला देखें तो क्या होता है? फार्मूला होता है जैसे R/T
क्यों है, तो ये माइनस करके r अपान क्यों कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलना चाहिए। बात समझ में आई भैया, क्या मिलना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। दोनों को ऐड करें तो 0 मिल जाए और वही हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक मान हो जाएगा। इसको प्लस में कर लेते हैं, यहाँ माइनस लगा लेते हैं। बात समझ में आ गई, तो योगात्मक मान हो गया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कौन सा है क्वेश्चन हमारा भैया, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर जो r/q है हमारे पास तो गुणा कराएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, q/r कर देंगे और बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का हम उसी संख्या से गुणा कराएं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 4/7 है और 4/7 में हम 7/4 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई, तो ये हमारा उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/4। विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 7/4। बात समझ में आ गई सभी को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। सुरेश की आयु क्या है, किरण की आयु की 2 गुनी है। सुरेश की आयु और किरण की आयु, तो हमने क्या मान लिया, माना किरण छोटी है तो छोटी वाले को हमने मान लिया x, तो सुरेश की आयु क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बात समझ गए। फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो, दोनों की आयु का योग कितना है, 24x, 2x + x बराबर 24 वर्ष। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 3x हो जाएंगे और ये 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 8। तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, सुरेश की पूछी गई है तो सुरेश की आयु 2 × 8 हो जाएगी और बराबर में आ जाएगा 16 वर्ष। तो विकल्प नंबर हमारा पहला ही, ए सही है। बात समझ में आ गई सभी को, विकल्प नंबर क्या सही है हमारा, ए सही है। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर जो हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखो -5 से, और ये वैसे लिखना नहीं है, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई। अभी कह रहे हैं यहां से यहां तक की संख्याओं का गुणनफल, तो ये इतनी प्राकृतिक संख्या हमारी नहीं होती है बच्ची। ये इनका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणा कर दो, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2, 3, 6 और 6 चौको 24। तो विकल्प नंबर 24 है इसमें, विकल्प नंबर सी हमारा सही है, 24। बात समझ में आ गई सभी को। क्या करना है, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं हमें पता है क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो हम निगेटिव वाली लेंगे ही क्यों, क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो निगेटिव वाली हम लेंगे ही नहीं, बात काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है। क्या है भैया, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने कितने, 14 खो दिए, मतलब खो दिए हैं। यहाँ पर खो दिए का मतलब है खो दिए, ये यहाँ पर क्या है, खो दिए, खो दिए। ये थोड़ा इरर आ गया टाइपिंग में, खो दिए। फिर भी उसके पास कितने मार्बल बचे, 6 मार्बल रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो हम एकदम बेसिक सा है, 14 और 6 जोड़ देंगे, आ जाएगा 20। हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा 20। सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके पास हम मान लेते हैं कुछ मार्बल के स्थान पर x मार्बल थे। अब इसमें से उसने कितने खो दिए, 14, तो मतलब गिरा दिए, माइनस कर दिए, तो बचे 6। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 6 + 14 बराबर 20। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20, विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं के बीच में चाहे परिमेय कहे और चाहे क्या कहे, अपरिमेय कहे, चाहे परिमेय कहे चाहे अपरिमेय, आपसे पूछे परिमेय पूछे या
अपरिमेय पूछे हमेशा ये क्या होंगी, हमेशा ये अनंत ही होंगी। क्या होंगी, अनंत हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, अनंत संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में हमेशा कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत होती हैं। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। क्या हैं, दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। दोनों क्या हैं, ऋण संख्याएं हैं। बात समझ में आई, क्या है, ऋण संख्याएं। ऋण संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऋण को हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। क्या कहेंगे, अभाज्य। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। इनको हम विकल्प से ही ज्ञात कर सकते हैं। एक बार जोड़ देंगे 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 ऋण संख्या है। अब माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 और 15 ऋण संख्या नहीं है। फिर 12 वाला देख लेते हैं, 23 प्लस 12 बराबर 35, यही ऋण संख्या नहीं, आगे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। 18 वाला देखते हैं तो 23 प्लस 18 बराबर 41 और माइनस करके देखते हैं, ये ऋण संख्या है हमारी, 23 माइनस 18 बराबर 5, ये भी हमारी क्या है, ऋण संख्या। अतः विकल्प नंबर सी सही है। क्या सही है हमारा, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है, विकल्प से ही चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है। धनात्मक को और हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक को हम कह सकते हैं ऋणोत्तर भी कह सकते हैं। क्या लिखा हो सकता है, ऋणोत्तर भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है, ऋणोत्तर भी लिखा हो सकता है। और अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, धनात्मक अभाज्य पूर्णांक सबसे छोटा, वो भी ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, एक बार और पहले आ गया है हमारे में। बात समझ में आई। तो सबसे छोटा धनात्मक अभाज्य पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है। अभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम 5 धन ऋण संख्याएं, ऋण का मतलब क्या है भैया, ऋण हम किन्हें कहते हैं, ऋण हम कहते हैं किसको, अभाज्य को, ऋण कहते हैं अभाज्य को। तो अभाज्य संख्याओं का योग है, तो प्रथम 5 धन, धन मतलब धनात्मक वाली प्लस वाली, तो 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है और प्लस 11 है। जोड़ेंगे 10, 17 और ये 28, कितना आ जाएगा, 28। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों वाली वाह्यतम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। वाह्यतम का मतलब क्या है, इसका मतलब है सबसे बड़ी। क्या है, सबसे बड़ी। इसे हम क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या भी कह सकते हैं, कहते हैं। ध्यान रखना, तो सबसे बड़ी 4 अंकों वाली, 4 अंकों की है सबसे बड़ी, 9 9 9, 4 बार 9 लिख देंगे। फिर योगफल प्लस 4 अंकों की सबसे छोटी 1000, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10,999। अब इतना सिंपल तो प्लस सभी को आता होगा। 9,999 में 1000 जोड़ेंगे तो 10,999। विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 10,999। अगला क्वेश्चन है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी। तो जस्ट इसके बाद वाली देखेंगे, तो जस्ट इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, 1000, 4 अंक की है। बात समझ में आई। अब हम अगर जो इसे चाहें तो ऐसे भी दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 के बाद 3000 में कितनी हो गई, 2000 हो गई, एक ये 2000 वो संख्याएं, एक ये हो गई, तो कितनी हो जाएंगी, 2001 हो गई। और 3000 को हम छोड़ देंगे तो कितनी आ जाएंगी, 2000 आ जाएंगी। विकल्प नंबर हमारा बी से। और सूत्र से करना हो तो सूत्र से कर सकते हो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और माइनस 1, हल कर लेंगे, आ जाएगा 2001 माइनस 1 बराबर 2000।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, किनके लिए? a और b के लिए a की घात b, क्या है? a की घात b बराबर 125 हो तो b की घात a का मान ज्ञात कीजिए। b की घात a का मान ज्ञात कीजिए। और मान क्या होगा हमारा? मान में अगर जो हम देखें तो यहां से हम पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। a की घात b बराबर है 125 और यहाँ इसको अब हम घात के रूप में लिख सकते हैं। a की घात b बराबर हमारा कितना आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो तुलना करेंगे, a बराबर आ जाएगा हमारा 5, b बराबर हमारा आ जाएगा 3 और हमसे पूछा क्या गया है तो हम इसको उल्टा लिख देंगे। 3 की घात 5 कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81 और 3 81 तिया 243। तो विकल्प हमारा है कहीं 200, ए नंबर विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? 243 सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नहीं है, अब इतने ही थे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी टेट के 2010 से लेकर 2018 तक। और अगर जो आपको कहीं भी इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी त्रुटि नजर आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले चैप्टर पर, गणितीय संक्रियाओं पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, क्या होते हैं वो सारी चीजें जानेंगे अच्छे से डिटेल से पहले, फिर उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आए हो पूछे गए क्वेश्चन होंगे। अब बस आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको हमारा चैनल या हमारी पढ़ाई थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।